नमस्कार, नमस्ते सभी को। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह हम लोग लाइव हुए हैं, है ना? आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। एक अच्छी क्लास, बेहतरीन क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। करेंगे ना? यस। तो आइए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आया हूँ और आप सभी लोग चाय ग्रहण करें। हमारे सभी विद्यार्थी चाय वो पी के तब आप पढ़ाई स्टार्ट करें, है ना? मेहदी वास्कले, प्रीति छावरी, क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह, सुनीता ठाकुर। अनीता विश्वकर्मा, आकांक्षा निषाद। कैसी हो आकांक्षा? आकांक्षा हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमारे होम टाउन के पास की हैं। भारती मिश्रा, मेहदी, रितु रानी। बस रितु 2024 माओ सिलेक्शन के साथ, है ना? 2024 में आप आइए, सिलेक्शन के साथ आइए, ठीक है? कई लोग अभी कंबल में मुंह ढाके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। कई लोग अपना ड्यूटी शुरू कर दिए हैं, कई लोग पढ़ाना चालू कर दिए हैं, कई लोग अभी कंबल में छुपे हुए हैं। जो जिनकी शादी हो गई है, मैरिड हो गई हैं, वो अब तक खाना पीना बना चुकी हैं। जो अनमैरिड हैं अभी तक कंबल में ही घुसी हुई हैं। मैरिड के बाद उनको भी 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है। टफ हो जाती कि नहीं बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ। नमस्ते क्षमा। बिल्कुल कर दूंगा, इसमें कौन सा गलत बोला? नमस्ते मनीषा निम्बारिया। चले स्टार्ट किया जाए। आशीष वर्मा, नमस्ते भैया। अनुराधा निषाद। बीना पंत। नीतम चौधरी। हाँ बता देता हूँ। हेमा शुक्ला। आज चीनी खत्म हो गया, चाय नहीं बना है। ओहो। चलें स्टार्ट किया जाए। मीनाक्षी, राहुल कुमार, स्टार्ट करें। नीतम चौधरी। चलिए शुरू करें कि नहीं शुरू करें? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पे नज़र डालेंगे। और टॉपिक पढ़ने से पहले हमको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है भाषा विज्ञान। क्या टॉपिक है? भाषा विज्ञान, है ना? टॉपिक का नाम है भाषा विज्ञान। टॉपिक का नाम है भाषा विज्ञान। टॉपिक का क्या नाम है? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? भाषा विज्ञान में हम किन किन चीज, नीतम चौधरी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। भाषा विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, है ना? ये वाली स्लाइड
ठीक है। भाषा का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए, जो भाषा विज्ञान है, बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से समझाऊंगा। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब आपका है कि जैसे हम अपने आचार विचार व्यवहार का जो प्रदर्शन करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं विचारों को भाषा के माध्यम से। अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? माँ चाय बना दो एक कप, या मान लीजिए माँ नहीं धर्मपत्नी है, धर्म पत्नी जी, बाबू चाय बना दोगी एक कप। ये क्या है? ये भाषा है। भाषा मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम। अपने भाव को, अपने विचार को हम अभिव्यक्ति दे पाते हैं भाषा के माध्यम से। तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि जैसे हमारे बारे में पता होता है, पूरे खानदान का पता होता है। पता होता है ना, किसके घर के हैं, पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है, गोत्र क्या है, गोत्र तक पूछा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है ना। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या क्या है भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें भाषा का हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। जब, नमस्ते शिवम, है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। यानी भाषा का वर्गीकरण क्या है? भाषा परिवार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भाषा परिवार के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी देर में एक बार रिफ्रेश करके देख लेना। भाषा परिवार के, क्लियर। अब जब हम दूसरे नंबर पे आएंगे, हम जब दूसरे नंबर पाएंगे तो भारतीय आर्य भाषा, है ना। तो भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा अगला टॉपिक हमारा होगा, भारतीय आर्य भाषा। इसमें तीन होती है, एक प्राचीन आर्य भाषा, एक मध्यकालीन आर्य भाषा, है ना, और एक आधुनिक आर्य भाषा। ये केवल समझने के लिए है, आप इंडेक्स में लिखा रहा हूं। आधुनिक आर्य भाषा, ये तीन चीजें आपकी हो जाएंगी आर्य, भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है जी, क्लियर, आ रही बात समझ में? हाँ, डेली यही टाइम रहेगा। क्लियर बच्चा? तो भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा में हमको पाली से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? पाली से। हमको किससे पढ़ना है? पाल के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, प्राकृत के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी लेनी है, लेकिन जो इसमें अपभ्रंश है, अपभ्रंश को डीप में पढ़ना है, यानी अपभ्रंश को थोड़ा विस्तृत पढ़ना है। फिर अपभ्रंश के बाद चली आएगी हिंदी। अपभ्रंश के बाद क्या चली आएगी? हिंदी। हिंदी चली आएगी, हाँ। यानी भारतीय आर्य भाषा में तीन चीज, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। और फिर इसमें पाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, पाल का व्याकरण क्या है, पाल में कौन से ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन अपभ्रंश से आपका प्रश्न ज्यादा आता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी चालू हुई है, इसलिए अपभ्रंश से प्रश्न ज्यादा आता है। जैसे अपभ्रंश है तो अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, अपभ्रंश कितने होते हैं, है ना। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है ना, हाँ या ना। बताइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप बताते जाना। तो अपभ्रंश से ज्यादा प्रश्न आएगा। फिर हमारा चौथा होगा आधुनिक आर्य भाषा। चौथा टॉपिक होगा आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा,
आधुनिक आर्य भाषा। जब हम आधुनिक आर्य भाषा पढ़ेंगे तो आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी, उड़िया, बिहारी, ये सब किस में आता है? आधुनिक आर्य भाषा में। नमस्ते अली बाबा, नमस्ते। क्या हो जाएगा बेटा? आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, हाँ या ना? तो आधुनिक आर्य भाषा में क्या क्या है हम इसको पढ़ेंगे। आधुनिक आर्य भाषा में क्या क्या है हम इसको पढ़ेंगे। जब हमारा आधुनिक आर्य भाषा हो जाएगा, कौन कौन क्या क्या कहा इसमें, तब हम अगला टॉपिक जो उठाएंगे वो उठाएंगे भाषा, उपभाषा, नामकरण, बोली, क्षेत्र, है ना। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन किसका नामकरण किया, किस बोली का क्षेत्र क्या है। तो उसके बाद इस बोली और क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है हिंदी की 18 बोली, है ना। सबसे ज्यादा जो हिंदी की 18 बोली इंपॉर्टेंट है। 18 बोली के बारे में अगर मैं बताऊं, हिंदी की जो 18 बोली है, 18 बोली कहाँ कहाँ है इसको मैं मैप के द्वारा समझाऊंगा। किसके द्वारा? मैप के द्वारा समझाऊंगा। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है ना। बताओ, अब इसको अगर विभाजित करेंगे हम लोग तो आप देखो आपका क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, दक्षिणी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, 6 हो गई। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, कुमायूनी, 6 4 10 हो गई, है ना। 2 आपकी हो गई किसमें? पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, 12 हो गई। 12 के बाद 3 आपकी हो गई बिहारी हिंदी में, मैथिली, मगही और भोजपुरी, 12 3 15। 3 आपकी पूर्वी हिंदी में हो गई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यानी इन 18 बोलियों का क्षेत्र हमको पता करना है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। इन 18 बोलियों का क्षेत्र हमको याद करना है। क्या करना है? याद। यहां से प्रश्न आता ही आता है। आता है कि नहीं आता है? कोई भी एग्जाम हो। हाँ, ठीक है जी, क्लियर, ओके। जो लोग इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं, इसके पहले भी आपको क्लास मिल जाएगी। मैंने टॉपिक का कुछ प्रश्न कराया हुआ है, उस प्रश्न में मैंने ये कराया हुआ प्रश्न आते कैसे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लेना। जब आपको समस्या पता होगी, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, अब केस लगा के डॉक्टर ने दवाई दे दी, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने पता लगा लिया मलेरिया एक टाइफाइड है कि दिल रोग है, तो वो आसानी से जो दवा देगा, अच्छी दवा देगा, वो तुरंत आदमी को आराम हो जाता है। ठीक ना। तो हम इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना, तो इसी में विद्वानों द्वारा खड़ी बोली के मत ये सब भी पूछा जाता है। खड़ी बोली के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं, है ना। फिर अब हमारा आ जाता है एक टॉपिक, वो आ जाता है व्याकरणिक स्वरूप। क्या जाता है? व्याकरणिक स्वरूप। क्या जाता है? व्याकरणिक स्वरूप। तो व्याकरणिक स्वरूप से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न नहीं आते हैं। हाँ, मैसेज दिख रहा है, ममता सिंह आपका मैसेज दिख रहा है ना। तो यहां से भी प्रश्न आते हैं आपके, आते कि नहीं आते हैं। और उसके बाद जो व्याकरण है वो तो अलग है, उसका कोई मतलब ही नहीं अभी। उसकी बात अगर आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे तो अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अगर आप देखोगे तो संवैधानिक स्थिति, यानी भाषा की संवैधानिक स्थिति। भाषा की कैसी स्थिति? भाषा की संवैधानिक स्थिति। भाषा की संवैधानिक स्थिति। तो भाषा की संवैधानिक स्थिति में अगर आप देखोगे तो जो संविधान बना है वो भाग, अनुसूची और आर्टिकल 3 में बना है। कितने भाग हैं?
तो भाग 5 और भाग 6 और भाग 17, भाग 5 भाग 6 भाग 17 है ना। और अगर अनुसूची पूछी पूछी जाए तो आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। और अगर आपसे पूछा जाए कितने अनुच्छेद, तो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351, यह भी हमको पढ़ना है। पढ़ना नहीं पढ़ना है। फिर हमको इसी में संविधान संशोधन भी, यानी भाषा के लिए कब कब संविधान संशोधन हुआ, कब कब संविधान संशोधन हुआ, इसको पढ़ना है ना। तो जब भाषा की संवैधानिक स्थिति पढ़ लिए, संविधान संशोधन पढ़ लिए, अब एक टॉपिक और होता है, वो बचता है लिपि का। किसका? लिपि का विकास और क्रम। लिपि का जो विकास पढ़ना है, लिपि का विकास पढ़ना है और क्रम पढ़ना है। यहीं पे आके खत्म, यहीं से सारे प्रश्न आते, इससे बाहर नहीं आते। अब बताइए आप, क्या इसमें कुछ छूटा? रेनू, बताओ यहां तक कुछ छूटा क्या? हाँ, ये पेड क्लास है, यहां तक कुछ छूटा? एक बार फिर से आप लोग देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है इसका वर्गीकरण क्या है, विश्व में इसकी क्या स्थिति है। फिर हम भाषा परिवार की बात करेंगे। भाषा परिवार में जो हमारी भाषा है उसका संबंध प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा से है। उसके बाद हम बात करेंगे पाली प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा का रूप है। हमको प्राचीन आर्य भाषा नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? वो संस्कृत का है। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। ठीक है बच्चा? अच्छा, फिर हमको मध्यकालीन पढ़नी है, क्योंकि मध्यकालीन से हमारी हिंदी का संबंध पाली से है। पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। अपभ्रंश को पूरा डीप में हमको पढ़ना है। आधुनिक आर्य भाषा जहां से चालू होती है, आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी, बिहारी, बंगला, उड़िया, ये सब आधुनिक आर्य भाषा है। तो अब भाषा क्या है, उपभाषा क्या है ना, नामकरण क्या है, बोली क्या है, क्षेत्र क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो, जी क्लास जी है 1.5 घंटे, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं सेवा, तभी भी मतलब फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, इतनी याद आ रही है तुमको? सॉरी क्या भाई साहब, चलें? हम्म। तो पांचवी, छठी, 17वीं, 8वीं अनुसूची, ये आपका हो गया। यानी ये भाग है। अगर भाग की बात की जाएगी तो भाग 5, भाग 6, भाग 17, ये संविधान से ये भाषा से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित 8वीं अनुसूची, भैया तेज प्रताप से पूछा गया, बताइए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अरे हम तो कहते हैं पहली में किया जाए, जब पहली में है ही नहीं तो कैसे होगा? ठीक है जी, हाँ या ना? और अनुच्छेद 343 से 351 तक पहले आप अपने पाठ्यक्रम को समझिए। फिर हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लिपि का विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिपि का विकास। क्लियर? पढ़ाना चालू करूं? हाँ बना देता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये पेड क्लास है भाई, ये फ्री क्लास नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं फ्री है, फ्री है। गुलू जी, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, कलाथ फ्री है, फ्री है, फ्री है। बेटा कोई दिखाओ मत मुझे, क्या करूंगा मैं देखकर? निहारिका मध्यसिया, मैं बता दूंगा। अब देखो, ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए।
अब सिलेबस के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करें कि नहीं? चलिए आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को। तो विश्व की भाषा का वर्गीकरण, अगर हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, है ना। विश्व की भाषा का वर्गीकरण, पहले हम विश्व से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? विश्व से। विश्व की भाषा का वर्गीकरण, विश्व की भाषा का वर्गीकरण। अब जब हम विश्व की भाषा का वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा? विश्व की भाषा का वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा, आप लोग बताइए। हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं इसको। कौन कौन से? एक है आकृति मूलक और एक पारिवारिक वर्गीकरण। एक आपका आता है आकृति मूलक। क्या आता है? आकृति मूलक। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आकृति मूलक। दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। दूसरा क्या बच्चा? दूसरा आपका है पारिवारिक वर्गीकरण। दोनों को पहले व्यवहारिक रूप में समझाऊंगा। किसमें? पारिवारिक वर्गीकरण। दोनों को पहले व्यवहारिक रूप में समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझाता हूं आपको मैं। दुल्हन देखने गए हैं। कहाँ गए हैं? दुल्हन देखने गए हैं। अब दुल्हन आ गई है, ठीक। दुल्हन आ गई है, दुल्हन ने घूंघट कर रखा है। अब जब घूंघट उठाएगी दुल्हन धीरे 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 धीरे, तब जो दूल्हा होगा वो देखेगा चेहरा कैसा है, गोरा है कि नहीं, आंख कैसी है, मछली जैसी है कि नहीं, नाक कैसी है, तोते जैसी है कि नहीं, है ना। ये तो हो गई आकृति मूलक। अब जब पारिवारिक की बात करोगे, अब लड़की देखने मान लीजिए दादा लोग भी गए हैं, बाबा जी गए हैं, चाचा जी गए हैं, तो बाबा और चाचा ज्यादा लड़की की तरफ नहीं ध्यान देंगे। बाबा चाचा बैठे रहेंगे लड़की लड़की फूफा के पास। हाँ जी, तो आपका बिजनेस है, अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके छोटे वाले भाई मास्टर हैं? अरे हम भी मास्टर थे। कहाँ? दरभंगा में। अरे अरे वहीं हमारी भी पोस्टिंग थी। अरे आप तो घर के निकल गए। अच्छा वो फलाने अखिलेश यादव तुम्हारे घर? अरे अरे वो तो हमारे ही बहुत घर के हैं। मतलब वो क्या करेंगे वहां पे? क्या निकालेंगे? बताओ। ये क्या बोलते हैं? पारिवारिक वर्गीकरण। तो यहाँ आकृत मूलक का मतलब है वो बना कैसे है। जैसे आकृत से मतलब नाक कैसी, आंख कैसा है, दांत कैसा है। पारिवारिक का मतलब वो किस वंश से आई है। यही दोनों में अंतर है ना। तो आकृत मूलक में उसके रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक। यानी आकृत में बात करें तो रूपात्मक, उसकी बनावट, रचनात्मक, है ना, व्याकरणिक, इन सब के बारे में। व्याकरणिक समझ गए कि नहीं समझ गए आप? है ना। रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक। वाक्यात्मक वाक्य की रचना, वाक्यात्मक पदात्मक किस किस पद से मिलकर बना है, पदात्मक, इससे हमारा संबंध होता है। यानी आकृत मूलक पहचानने के लिए उसकी रूप रचना क्या है, रचनात्मक, उस वाक्य की या उस सेंटेंस की रचना कैसी है, व्याकरणिक प्रयोग कैसा है, वाक्य में कौन कौन सा यूज हुआ है, पदात्मक। इन सबको पहचानने के लिए, इन सब को पहचानने के लिए हमको जानना जरूरी है किसको, आकृत मूलक को। अगर बच्चे हम बात करें पारिवारिक वर्गीकरण की, किसकी बात करें, पारिवारिक। और हिंदी भाषाओं में आकृत मूलक वर्गीकरण सबसे पहले स्लेगल ने किया। इसका वर्गीकरण यानी आकृत मूलक का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन। इसको किसने किया? प्रोफेसर स्लेगल ने किया। किसने किया बेटा? स्लेगल ने किया। ये प्रश्न मैंने आप सबसे पूछा हुआ है आपके उसमें, मतलब प्रश्न के माध्यम से। ठीक है। हाँ अनु, मैं अभी बता दूंगा, अभी हुई नहीं वो क्लास, ठीक ना, वो आज से चलेगी।
धैर्य रखिए बच्चों। अब हम आ जाते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में। किस में आ जाते हैं? पारिवारिक। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ा रहा हूं कि एक एक बच्चे को समझ आ जाए। इसको जानने के लिए हमको वंश परंपरा जाननी पड़ती है, किस वंश की है, यानी वंशात्मक। वंशात्मक किस वंश से निकली है? कुलात्मक, कुलात्मक और ऐतिहासिक। कई बार पूछा जाता है पारिवारिक का संबंध किससे? ऐतिहासिक से। किससे है? ऐतिहासिक से। कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। क्या? ऐतिहासिक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक वर्गीकरण। क्लियर? मजा आ रहा है? अब मेरे पास लंबा घूंघट नहीं, तब मौके पे हमको यही मिला, चिट मिला। मौके पे हमको चिट मिला, यही पता नहीं किस चीज का है, हमारे पर्दे उर्दे कटा हुआ था, हमने इसी को घूंघट बना लिया। अब क्या मैं घूंघट लेने जाऊं? घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा लगता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा लगता है। जानते हैं ये बात? नहीं जानते हैं? अब आइए हम इस आकृत मूलक वर्गीकरण का भी विभाजन करते हैं। ये देख लो आप लोग। अब आइए हम लोग आकृत मूलक का भी वर्गीकरण करते हैं। ये जो आकृत मूलक है इसका हम वर्गीकरण करते हैं। किसका? आकृत मूलक। जो पहला है आकृत मूलक, हम उसका वर्गीकरण करते हैं। जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा लगता है, घूंघट की आड़ में दिलवर का। ऐसे है गाना ना। अब देखो हम इसका विभाजन करेंगे बच्चे, आकृत मूलक वर्गीकरण। अगर हम बात करें आकृत मूलक वर्गीकरण, किसका? आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृत मूलक वर्गीकरण को हम जो विभाजित करते हैं ना, वो कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में हम विभाजित करते हैं। कैसे? कैसे विभाजित करते हैं? एक अयोगात्मक और एक योगात्मक। एक विभाजन है अयोगात्मक। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये अयोगात्मक क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा भी अयोगात्मक क्या है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं योगात्मक। दूसरा क्या है? योगात्मक। दूसरा क्या है? योगात्मक। अब बात करते अयोगात्मक। अयोगात्मक का मतलब देखो, जो शब्द हैं उसमें जो प्रत्यय लगे हुए हैं, उसमें जो उसके प्रकृत तत्व लगे हुए हैं, जो अलग होते हैं एक होते हैं, अलग नहीं होते। जैसे मैं बता दिया रामो कृष्णो एक साथ यूज होता है, लेकिन हिंदी में देखोगे राम और कृष्ण, है ना। सीता रामश्च होता है कि नहीं? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, है ना। पाणव महासायक नीलाम भुजस श्यामल कोमलांगम, एक साथ ही है। नीलाम भुजस श्यामल कोमलांगम, जैसे नीली भुजा, नीलाम भुजस, श्यामल सांवला, कोमलांगम कोमल अंग, लेकिन वो एक साथ यूज हुआ है, नीलाम भुजस श्यामल कोमलांगम। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है अयोगात्मक, अ मतलब नहीं योगात्मक, जिनके शब्दों में योग नहीं होता उसे अयोगात्मक, और योगात्मक मतलब जिसमें योग होता है, जिसमें जुड़ाव होता है। ठीक ना। तो इसी जो योगात्मक है इसी को बांटा गया है तीन भाग में। इसमें तीन भाग में, ये केवल जानकारी के लिए है। किसके लिए है? केवल जानकारी के लिए, मतलब आपको ये ना लगे कि आप नहीं जानते। एक का नाम है अश्लिष्ट, एक का नाम है श्लिष्ट। एक का नाम है अश्लिष्ट और एक का नाम है श्लिष्ट। एक का नाम क्या है? श्लिष्ट। और एक का नाम है प्रश्लिष्ट। क्या नाम है? कोई बात नहीं अदिति। एक का नाम है श्लिष्ट और एक का नाम है प्रश्लिष्ट। एक का नाम है प्रश्लिष्ट, एक का नाम क्या है? प्रश्लिष्ट। अब बच्चे ये जो अश्लिष्ट है, श्लिष्ट है, प्रश्लिष्ट है, इसके बारे में आपको जानकारी की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, एक्चुअली जो अश्लिष्ट है, मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं, इन तीनों के बारे में आपको समझा देता हूं। पहले ये क्या है, मैं बता दूंगा दुलेश्वरी, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। अब देखो ये अश्लिष्ट क्या है। अश्लिष्ट के बारे में पूछा जाए, यह प्रयत्न प्रधान भाषा, इसमें आपको प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। जो प्रत्यय है वो प्रकृति के पूर्व, जैसे संस्कृत में पाणी तुम्हें मातश्च बाद में लगाना, लेकिन इसमें पहले लगता है। ये अपनी भाषा नहीं है, काफिर जूलू संथाली में होता है। इसलिए हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी भाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हम विश्व की भाषा को पढ़ रहे हैं। यानी इसमें जो प्रत्यय है वो पहले लगता है। प्रत्यय आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्यय जैसे मानवता, मानव है उसमें ता प्रत्यय लगाया, मानवता बाद में ना, इसमें पहले लगते हैं। इसमें क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। हाँ बिल्कुल अंकिता, मैं दुलेश्वरी अभी बना दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा आजकल इतना ही रहता है, तो ये हमारे चीज नहीं है। अब बात करते हैं श्लिष्ट। सर कहेंगे गुरुजी ये श्लिष्ट भाषा क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसमें तो पहले लगते हैं प्रत्यय, लेकिन इसमें प्रत्यय और पद दोनों मिले रहते हैं। ये श्लिष्ट है, मिले रहते हैं, है ना। यह भी अपनी भाषा नहीं है, ये अरबी में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, अरबी में। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे प्राश्लिष्ट में। कहाँ, प्राश्लिष्ट में। यह समास प्रधान भाषा होती है, लेकिन श्लिष्ट भाषा से हमारा संबंध है। श्लिष्ट भाषा से हमारा संबंध है। इसी श्लिष्ट भाषा के दो भाग हैं। इसमें प्रत्यय तत्व घनिष्ठता से मिले रहते हैं। क्या रहते हैं, इसमें प्रत्यय तत्व घनिष्ठता से मिले रहते हैं। और इसी श्लिष्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। किसमें बांटते हैं, एक बांटते हैं संयोगात्मक में और एक बांटते हैं वियोगात्मक में। किसमें, एक बांटते हैं वियोगात्मक में। किसमें बांटते हैं, वियोगात्मक में। तो जो वियोगात्मक है, इसमें आपकी क्या क्या आती है जरा बताइए। वियोगात्मक है, इसमें आपकी क्या क्या आती है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। नहीं मैं कर दूंगा, आकांक्षा भी कर दूंगा, है ना। तो संयोगात्मक में संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी बंगला। वियोगात्मक में हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है और बंगला। हिंदी अंग्रेजी और बंगला, हिंदी अंग्रेजी और बंगला। और संयोगात्मक में आपकी संस्कृत होती है। संयोगात्मक में क्या होती है, संस्कृत होती है। अब आपको समझ आ गया। ये जो विभाजन आपको नहीं समझ आता था, आज आपको अच्छे से समझ आया। अगर हम आकृत मूलक की बात करेंगे, हम्म, अगर हम आकृत, अयोगात्मक, योगात्मक, अयोगात्मक का मतलब होता है अयोगात्मक। अयोगात्मक का मतलब प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व, संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यानी इसमें उसके प्रकृति तत्व का, संबंध का योग नहीं होता। अयोगात्मक को तीन भागों में, अश्लिष्ट, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में प्रत्यय तत्व अलग, श्लिष्ट में घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं, प्रश्लिष्ट में बाद में लगते हैं। ठीक है ना। तो श्लिष्ट भाषा में यानी इसमें उसके प्रत्यय तत्व जुड़े रहते हैं। इसमें संयोगात्मक है और वियोगात्मक है। संयोगात्मक में संस्कृत है, वियोगात्मक में हिंदी अंग्रेजी बंगला। अगर यहां तक किसी को पूछा जाए तो आप बता दोगे कि नहीं। हाँ, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी, यू कैन से मी, यू कैन टेल मी, यू कैन समथिंग मी। इंग्लिश हमारी बहुत फराटेदार है, इंग्लिश हमारी बहुत फराटेदार है। आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, फ्लुएंटली। ठीक है। अयोगात्मक में, वियोगात्मक और संयोगात्मक। इतनी बातें आपको समझ आ गई।
ये तो हो गया अयोग आकृत मूलक। अभी हमने पारिवारिक का वर्गीकरण नहीं किया। मुस्कान, हाँ बिल्कुल, और एक एक हफ्ते की क्लास मिलेगी जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल, जेआरएफ रेनू 100%, है ना। अभी हमने पारिवारिक वर्गीकरण नहीं किया। अभी हमने इसका पारिवारिक वर्गीकरण नहीं किया। अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण की बात करें, किसकी बात करें, अब आ जाऊं मैं पारिवारिक पा जाऊं। अभी हमने आकृत मूलक की बात की थी, अभी हमने पारिवारिक की बात नहीं की। अभी हमने पारिवारिक वर्गीकरण की बात नहीं की। बताइए। इतना बड़ा सिलेबस पूरा लिख लिख के नहीं पढ़ाया जा सकता। जो कठिन लगेगा लिख दूंगा, जो सरल लगेगा। हाँ, ठीक ना। हाँ, ये जो है अयोगात्मक और योगात्मक, ये योगात्मक का है। ओ हो, मैंने तो गलत कर दिया। अयोगात्मक और योगात्मक, एक्चुअली इसको ऐसे कर लो, योगात्मक और अयोगात्मक, इसको अलग कर लो। इसको कर लो योगात्मक। क्या कर लोगे, योगात्मक। ये योगात्मक का है ना। अयोगात्मक अलग कर लो, इसे चेंज कर लो। हाँ, वो गलत लिख दिया था मैंने। हाँ हाँ, मैंने गलत लिख दिया था, विभाजन। तो ये अयोगात्मक और योगात्मक, ये योगात्मक का है। इतनी बातें समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं पारिवारिक पे। देखो एक बात समझो पहले आप लोग, हम लोग बात कर रहे थे इसकी, किसकी, यानी आकृत मूलक और पारिवारिक। हमने आकृत मूलक का वर्गीकरण अभी आपकी नजरों के सामने किया, किया कि नहीं किया। अभी हमने आकृत मूलक का आपकी नजरों के सामने किया। अब हम आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में। कहां आते हैं, पारिवारिक वर्गीकरण में आते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में, पारिवारिक वर्गीकरण में आते हैं, ठीक ना। तो पारिवारिक वर्गीकरण में मैंने आप सबको बताया, क्या बताया, इसमें दो चीज हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अगर पारिवारिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें भाषा के इतिहास को, यानी ऐतिहासिक को आधार बनाया जाता है। भाषा के इतिहास को, भाषा का इतिहास मतलब भाषा शुरू कहां से हो रही, भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। किसको, भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है, ठीक ना। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे इसमें पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि अर्थ, यानी पद रचना, उसकी पद रचना कैसे है, पद रचना, वाक्य रचना, वाक्य रचना, वाक्य कैसे है ना। उसकी ध्वनि रचना, ध्वनि का मतलब मात्रा से, उसकी ध्वनि रचना, है ना। ध्वनि रचना का मतलब किससे होता है बच्चा, मात्रा से होता है। शब्द, अर्थ और स्थानिक समीपता, उसके शब्द से, उसके अर्थ से, इन सब का संबंध होता है किससे, पारिवारिक वर्गीकरण में। अब एक प्रश्न मैंने पूछा था कल की क्लास में, तो विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण भोलानाथ तिवारी ने कितना माना है ना। तो विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण भोलानाथ तिवारी ने कितना माना था, ये मैंने पूछा था। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो 4 भौगोलिक क्षेत्र आएंगे। अगर हम परिवार में देखेंगे तो 4 भौगोलिक क्षेत्र आएंगे। क्या आएंगे, 4 आएंगे आपके भौगोलिक क्षेत्र। क्या आएंगे बच्चा, 4 भौगोलिक क्षेत्र आएंगे आपके।
और 18 भाषा परिवार। कितनी? मुख्य भाषा परिवार जो है 18 भाषा परिवार जो मुख्य है। कल एक प्रश्न पूछा गया था 13 किसने माना, तो 13 भाषा परिवार माना भोलानाथ ने। 13 भाषा परिवार किसने माना? भोलानाथ ने। किसने माना? भोलानाथ ने माना। ये आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? 13 भोलानाथ ने। मैसेज देखूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? जब आपसे पूछूंगा आप अपने प्रश्न रखिए, आप अपने प्रश्न रखिए, आपसे पूछूंगा तो बताऊंगा। योगात्मक योगात्मक में ही आएगा वो जो मैंने बताया था। नीतम चौधरी योगात्मक में ही देखा था। हाँ तो चेंज तो कर दिए योगात्मक, चेंज तो कर दिए योगात्मक। हाँ आकांक्षा थोड़ी देर में पहुंचता है। नहीं, अयोगात्मक में नहीं, अयोगात्मक का विभाजन नहीं, योगात्मक का। नहीं, अयोगात्मक कुछ नहीं, हमको केवल योगात्मक का वर्गीकरण करना है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। कोई नहीं, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसके बारे में मैंने आप सबको बताया, बता दिया या नहीं बता दिया? बता दिया ना। और आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़े ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं स्वाति। नमस्ते चंद्रकला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे विश्व की भाषा का वर्गीकरण। आगे बढ़ू मैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म 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 तो भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार, क्या बात करेंगे? भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? भौगोलिक क्षेत्र की बात करें। घड़ी लगा लेता हूं। किसकी बात करें? किसकी बात करें बच्चा? भौगोलिक क्षेत्र की। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं? भौगोलिक क्षेत्र का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? भौगोलिक क्षेत्र का मतलब आप समझते हो कि नहीं समझते हो? भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है ये भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा। अब भारत के नक्शा में कहां कहां क्या बोली जाती है, इसको अगर हम बांटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ऊपर ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी, ये यहाँ देखेंगे तो असमिया, बंगला ये बोली जाती है। यहाँ देखेंगे बिहार है, यहाँ पे मैथिली, मगही, भोजपुरी, ऐसे ही तो है। ये राजस्थान है, राजस्थान में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी, मालवी, कुमाऊनी। ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से है, इसके हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, यानी हम बांटेंगे। वैसे हम ग्लोब को बांटते हैं, किसको बांटते हैं? ग्लोब। जब हम भारत को देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन अगर हम विश्व को देखते हैं तो विश्व ऐसा दिखता है ना। विश्व को हम ग्लोब में देखते हैं, भारत को हम कैसे देखते हैं? भारत का नक्शा अगर आप देखोगे तो ऐसे है, ऐसे है ना। और विश्व का नक्शा ऐसे है।
तो विश्व में आप देखोगे इसकी 4 खंड में बांटा गया। कितने खंड में? मान लीजिए एक खंड हो गया ये, दूसरा यहां से यहां तक 2 खंड हो गया, और ये 3, ये 4। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक खंड ये हो गया यहां से यहां तक, दूसरा खंड यहां से यहां तक, तीसरा और चौथा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताया हूं। अब पूरे विश्व को हम 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं। अगर हम इसके बारे में बताएंगे चारों भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है, तो आप बताओगे सबसे पहले है, सबसे पहले क्या है भैया? कौन सा भूखंड है? कौन सा भूखंड है? यूरेशिया भूखंड। कौन सा भूखंड है? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। सबसे पहले यूरेशिया भूखंड है। कौन सा भूखंड? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया भूखंड है। दूसरे नंबर पर अगर आप आओगे, दूसरे नंबर पे, तो यूरेशिया के बाद अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका नहीं, अफ्रीका ही लिख लो आप, कोई बात नहीं। अफ्रीका भूखंड क्या हो जाएगा? अफ्रीका भूखंड। और अफ्रीका भूखंड के बाद अगर आप आओगे तीसरे नंबर पे, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड। क्या आएगा बेटा? प्रशांत महासागरीय भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड। और चौथे नंबर पर आएगा अमेरिका भूखंड। चौथे नंबर पे आएगा अमेरिका भूखंड। क्या आएगा? अमेरिका भूखंड। क्या आएगा? अमेरिका भूखंड। इतनी बातें। करें सर, आज आप इतनी कम एज में इतने इंटेलिजेंट कैसे बने? एज मेरी कम नहीं है, मैं बुढ़ा हूं। मैं, स्मृति ईरानी, मलाइका अरोड़ा, सलमान खान, अक्षय कुमार और राहुल गांधी, हम सब एक हम उम्र के हैं। हुँ? हम सब एक उम्र के हैं। ठीक है, ये आप बात समझ गए। अब ये तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, तो आप कितने बताओगे? 4 बताओगे। 4 बताओगे कि नहीं बताओगे? 4 बताओगे ना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कि भौगोलिक क्षेत्र हो गया ये, भाषा परिवार। अगर आपसे पूछा जाएगा भाषा परिवार, क्या पूछा जाएगा? भाषा परिवार। तो भाषा परिवार में अगर आप देखोगे, तो यूरेशिया भूखंड में 10 भाषा परिवार हैं। कितने? 10। अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार हैं। प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषा परिवार है। 10 3 13, 13 4 17। इसमें एक भाषा परिवार है, 18। टोटल संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। तो जनरल में क्यों भरा आपने? वो बिहार का ना, बिहार में जनरल में ही आओगे आप। इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं क्या? बताइए ना सर, आ रही समझ में? आ रही नहीं आ रही समझ में? ये आपका भाषा परिवार हो गया। अब आपको याद करना है किसमें कौन कौन सी है। अब आपको याद करना है, लेकिन इसको बताऊंगा आगे, अभी आप समझिए। तो कल मैं जो प्रश्न पूछा था, उसमें ये पूछा था, जो भारोपी परिवार है, यूरेशिया से ही निकला है अपना। यूरेशिया से एक परिवार है 10 में से, उसका नाम है भारोपी। यूरेशिया में से इसी 10 में से एक नाम है जिसका नाम है भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय। इसका नाम होता है भारत प्लस यूरोपीय। होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं? हम्म, होता कि नहीं होता है? हंसने लगते यार तुम लोग मेरी बात पे। हम्म, काहे हंसते हो मेरी बात पे जी? काहे हंसते हो, हंसते हो मेरी बात पर? मेरी बात तुम्हारे दिल में रह जाती है। काहे हंसते हो, हंसते हो मेरी बात पर? चले, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा परिवार, भारोपी। अब हम इसी भारोपी को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसको लेके? इसी भारोपी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसको लेकर बेटा?
इसी भारोपी को लेकर हम आगे। अभी बाकी हमने विश्व वाली छोड़ दी, हमने भारत वाली उठा ली कि भारोपी। भारोपी आई किससे है? यूरेशिया से, है ना। भौगोलिक क्षेत्र का नाम है यूरेशिया। यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र से भाषा परिवार का क्या नाम है? भारोपी। और इसी भारोपी से हमारा तात्पर्य है। इसके अन्य नाम क्या है? कल मैंने प्रश्न में पूछा था, भारत हित्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत हित्ती कहते हैं। इंडो जर्मनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो जर्मनिक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आर्य भाषा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आर्य भाषा भी कहते हैं। आर्य परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य परिवार भी कहते हैं। इसी को हम लोग आर्य परिवार भी कहते हैं। आर्य परिवार भी कहते हैं, ठीक ना। यूरेशिया इसका भारोपी है, भारत हित्ती, इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार। अच्छे से समझ आ रहा है जी, है ना। तो ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। अगर हम ध्वनि के आधार पर बांटें, किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। ध्वनि का मतलब जो साउंड होता है ना। ध्वनि के आधार पर, किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। अगर हम इसको ध्वनि के आधार पर बांटें तो ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार का वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन। वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन। इसमें 10 है टोटल। कितने? 10। अगर हम विभाजित करेंगे तो इसको शतम और केतुम में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? शतम और केतुम। केतुम मतलब केंटम। शतम और केतुम। कल मैंने यहां से भी प्रश्न आपको कराया था। कराया था कि नहीं कराया था? कराया था कि नहीं कराया था बच्चा? कल मैंने आपको यहां से भी प्रश्न कराया था। और ये टोटल 10 हैं, है ना। क्या है? 10 हैं। शतम में आप देखोगे, शतम ऐसे लिखा जाएगा, शतम। शतम है, सितम नहीं। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म। ये सितम नहीं है, सतम है, सतम। भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, इसमें 4 हैं। पहला भारत ईरानी, मैंने आप सबको बताया कि भारत से ईरानी लोग आए। क्या लेके आए अपने साथ? बाल्टी, बाल्टो स्लाविक, बाल्टो स्लाविक, बाल्टो स्लाविक। क्या लेके आए? बाल्टी लेके आए। यानी भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, बाल्टी लेके आए। क्या करने आए? अमीर होने आए। क्या होने आए? अमीर होने आए, है ना। अर्मीनी और अल्बानी, अमीर होने आए यानी अर्मीनी। और अमीरी का नाम अंबानी है। हम कहते हैं हम कोई अंबानी थोड़ी हैं, अर्मीनी और क्या भैया? भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी। ठीक ना। तो ये आपकी 4 हो जाएंगी। केतुम में आपकी 6 आती हैं। केतुम में कौन आती हैं? 6 आती हैं। जर्मनिक केतुम में अगर आप देखोगे, केतुम में अगर आप देखोगे तो केतुम का कैसे लिखूं? केतुम का तो यहाँ आएगा ही नहीं। जेके जी तुहार हिया मामला टाइट बा। हम आगे लिख देते हैं केतुम। हम आगे लिख देते हैं इसको केतुम। केतुम में 6 आएंगे। केतुम में कितने आएंगे? केतुम में 6 आएंगे। केतुम में कितने? 6। मैंने बताया था जेके जी, जेके जी, मैंने क्या बताया था? जेके जी तोहार हिया मामला टाइट बा, तोहार हिया मामला टाइट बा, है ना। इसको ऐसे बनाया था मैं कि आप किसी के यहाँ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत चौकस व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ, एकदम बहुत बढ़िया भैया। तो जेके जी तोहार यहाँ मामला टाइट बा। जेके जी मतलब ये क्या है? जर्मनिक। 6 आएंगे देखो, जर्मनिक, जर्मनिक के बाद केल्टिक, जर्मनी के बाद क्या है? केल्टिक। फिर आपका ग्रीक है, फिर आपका तोखरी है, फिर आपका हिटाइट है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। टाइट तुम्हारा ये मामला टाइट हुआ। हिटाइट और इटालिक, इटालिक।
इटालिक। ये आपकी कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर आप इसे काउंट करेंगे टोटल 10 आएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसे देखेंगे तो 4, 1 2 3 4। क्लियर? इसमें कितनी है? 6 है। अगर हम 10 भाषा का नाम याद करें तो आप राम सर का नाम लेना और आंखें बंद करना, आपकी आंखों के सामने कौन आना चाहिए? राम सर नहीं, हिंदी आनी चाहिए। आप समझना इस सतम में क्या है? 4 हैं। कौन कौन है? भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी। केतुम में क्या है? 6 हैं। कौन कौन भैया? जेके जी, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, कोखरी, हिटाइट, इटालिक। तो ये 10 भाषा परिवार हैं किस में आती हैं? सतम और केतुम में मिला के। किसमें? सतम और केतुम। रात 9 बजे, रात 9 बजे पढ़ाया था, मतलब प्रश्न कराया था। रात 9 बजे प्रश्न कराया था, उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ या ना? आप बताइए, आपको समझ आ रही क्लासेस की नहीं समझ आ रही? अगर नहीं क्लासेस समझ आ रही हो, मैं आज के आज हिमालय चला जाऊंगा और फिर लौट के नहीं आऊंगा। सखी वृंदावन जाऊंगे, कभी ना लौट के आऊंगी। सखा मैं हिमालय जाऊंगा, कभी ना लौट। बताओ, अगर ना समझ आ रहा तो आज ही हिमालय के लिए चला जाऊंगा। जल्दी बताओ, मजा आ गया? ये तो मैंने आपको बता दिया सतम और केतुम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसमें चले आएंगे, इसमें चले आएंगे भारतीय आर्य भाषा में। हमने जो विश्व का था उसको हमने पढ़ लिया, विश्व का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। यानी अगर भौगोलिक क्षेत्र में बांटेंगे तो 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटेंगे, जिसका नाम है यूरेशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। और फिर मैंने आपको बताया भारोपी। भारोपी हमारा क्या है? पारिवारिक है। भारोपी हमारा क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण है। तो भारोपी को हम भारत हित्ती नाम से जानते हैं, इंडो जर्मनिक नाम से जानते हैं, आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो अगर हम भारोपी को बांटें तो इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं में मिलकर 10 भाषाएं हैं। एक है सतम, एक है केतुम। सतम को मैंने बताया आपको कि भारत में ईरानी लोग आए, बाल्टो स्लाविक बाल्टी लेकर आए, अमीर होने आए, अर्मीनी और अंबानी अल्बानी होकर चले गए। और जेके जी तुहार हिया मामला टाइट बा, ये मैंने बताया आपको केतुम के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं आर्य भाषा परिवार में। अगर आपको ना समझ आया हो, मैं हिमालय जाने के लिए तैयार हूँ। बताइए आया कि नहीं आया? आया मतलब मैं रुक गया, मतलब मेरा जाना कैंसिल हो गया। प्रियंका मौर्य, मजा आ रहा है ना क्लास में? हम बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा। किसकी बात करते हैं? भारतीय आर्य भाषा की। अभी और इसमें पढ़ाऊंगा। आप एक टाइम रखिए, एक ही टाइम है, एक ही टाइम है जी। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी। मेरी क्लास होने के आधे घंटे बाद ये क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप इस क्लास को अनंत बार देख सकते हैं, बिना कोई लिमिटेशन। अब हम लोग साथियों आते हैं, इस पे आते हैं भारतीय आर्य भाषा। किस पे आते हैं? भारतीय आर्य भाषा पे आते हैं। अगर हम भारतीय आर्य भाषा को बांटेंगे तो इसको 3 भाग में विभाजित करेंगे। किसमें? 3 भाग में विभाजित करेंगे। भारतीय आर्य भाषा को हम लोग 3 भाग में विभाजित करेंगे। सबसे पहला है प्राचीन आर्य भाषा। सबसे पहले क्या है? प्राचीन आर्य भाषा। पहले लोगों को आर्य बोला जाता था, आर्य। प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से
2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, है ना, यहां तक का समय है प्राचीन आर्य भाषा का। दूसरे नंबर पे जो हम आएंगे उसका नाम है मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या नाम है? मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। और जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे जिसका नाम है आधुनिक आर्य भाषा। क्या नाम है? आधुनिक आर्य भाषा। क्या नाम है? आधुनिक आर्य भाषा। अगर हम बात करेंगे आधुनिक आर्य भाषा की, आधुनिक आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक ना? याद हो रहा है ना? नोट्स कैसे बनाए? नोट्स को आपको ऐसे बनाने, एक बार ऐसे, 3 बार, फिर 3 बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे करके आप 5 बार में नोट्स बना सकते हैं। ठीक। तो भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हाँ, जब इसे दोबारा पढ़ोगे ना, एक बार वापस देखोगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ईसा पूर्व क्या मतलब। ये 2000 से 500 कैसे सर जी, ये घट कैसे रहा है? अब आपके मन में एक प्रश्न आया। हाँ, मैं दिला देता हूं, मैं दिला दूंगा जी, मैं दिला दूंगा। ममता सिंह करी, मेरा कमेंट भी पढ़ लीजिए। तो मैं अभी बताता हूं ये इसका मतलब क्या है। अब ये 2000 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का क्या मतलब है ना? ये तो 500 से 2000 होना चाहिए। सर जी उल्टे उल्टे क्यों चल रहा है? सर जी उल्टे उल्टे क्यों चल रहा है? तो मैं आप सबको बताता हूं क्यों चल रहा है। मान लीजिए ये आपके दादाजी हैं। दादाजी का नाम लिया, थोड़ा ठीक बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। दादाजी नहीं है, किसी और को बोल देता हूं। दादाजी नहीं है, दादाजी बन नहीं पाए। ये मलाइका अरोड़ा है। कौन है? मलाइका अरोड़ा है। कौन है? मलाइका अरोड़ा है। ठीक ना? ये मलाइका अरोड़ा है। ठीक। नहीं, मैंने ठीक लिखा है, डॉक्टर प्रियांशु सिंह, मैंने ठीक लिखा है। अलग अलग जगह अलग अलग माना जाता है, जो मैंने लिखा वो एकदम सही है। कोई उसमें अपवाद या अकाट सत्य, मतलब उसको गलत नहीं, या काट है वो। ये मलाइका अरोड़ा है। ठीक ना? अब इनका जन्म है, मान लीजिए कुंज बिहार, इनका इनका समय मान लेते हैं हम 2024। क्या नाम, क्या सन है? 2024। मान लीजिए मलाइका अरोड़ा 2024 में जन्म ली है। ठीक ना? अब हम आज से शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आज से शुरू करते हैं। तो 2024, जो 2020 में हुआ मलाइका अरोड़ा से 4 साल पहले हुआ। जो 2010 में हुआ मलाइका अरोड़ा से 14 साल पहले हुआ। जो 2000 में हुआ मलाइका अरोड़ा से 24 साल। यही तो बोलोगे, इधर वापस आओगे तो कैसे बोलोगे? मैं यहां पे लिखता हूं 2020, 2010, 2000। अब मलाइका अरोड़ा से 24 में 20 करोगे 4 वर्ष पूर्व, मलाइका अरोड़ा से 14 वर्ष पूर्व, मलाइका अरोड़ा से 24 वर्ष पूर्व। बात आप समझ गए कि नहीं? यही है ना? तो यानी जब इधर आओगे तो हमने क्या किया कि जब मानक लिया, क्या मानक लिया, तो हमने ईसा मसीह को ले लिया। क्या ले लिया? ईसा मसीह को ले लिया। तो उसके पहले जब ईसवी सन वो चलता था, ईसा मसीह को ले लिया। अब ईसा मसीह से 2000 वर्ष पूर्व,
ईसा मसीह से 2000 वर्ष पूर्व संस्कृत थी। बात आपको समझना, ईसा मसीह से 1000 वर्ष पूर्व अपभ्रंश, तभी इसीलिए कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से कितना बताइए, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब 2000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक, फिर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर 1 से 5 ऐसे बढ़ता है। ईसा से हम 2000 पहले जाते हैं, इसलिए ऐसा हम लिखते हैं। हाँ ठीक है क्षमा, समझिए कि नहीं। हिजरी को मैं खुद नहीं जानता, हिजरी मुस्लिमों ने रखा था तो उनके समय का हिजरी, हिजरी को मुझे खुद देखना पड़ेगा। बंद कर दिएगा, हिजरी को खुद देखना पड़ेगा एक बार। हिजरी उसका 927 आहा, उसको क्या बोलते हैं बताइए। उसमें कितने साल का, उसे मैं कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्ट, तो इसलिए उसको मैं पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूर जानने को उत्सुकता है तो मैं बता दूंगा। नोट्स बताया तो 2 बार आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे, फिर 2 बार ऐसे ऐसे, फिर 3 बार ऐसे ऐसे बीच से। रोज मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, आप लोग पुरानी क्लास देख लीजिए नोट्स कैसे बनाए। यार तुम 1500 मान लो भाई, तुम 1500 मान लो, क्या समस्या है। 1500 मान लो, एक दोनों सही है, 1500 भी 2000 भी, है ना। एक सन में लकीर नहीं खींची जाती है, सन में लकीर नहीं खींची जा सकती है। सन कोई दीवार थोड़ी 1 इंची टेप मार दिए। तो खोज के अनुसार 1500 तक भी मानने वाले मानते हैं, 2000 भी, 1500 भी सही है, 2000 भी सही है। तीसरी बार बोलोगे तुमको मैं 2500 बता दूंगा अभी, ठीक ना। क्लास कराते समय कभी मत पूछो नोट्स कैसे बनाए, इसलिए नहीं बताऊंगा। फिर पूछोगे फिर बताऊंगा, ऐसे ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे एक, ऐसे ऐसे दो, फिर ऐसे ऐसे 3। भाई क्लास के समय कैसे पूछ रहे हो नोट्स कैसे बनाए, मैंने इसके लिए अलग से क्लास ली है ना। तो ये तो क्लास डिस्टर्ब करना हुआ, ये तो क्लास डिस्टर्ब करना हुआ, है कि नहीं। हाँ अंशु कुमारी, चलें। तो फिर हम लोग जो है इसके आगे करेंगे कल, ठीक। एक बार फिर बता ही देता हूं नोट्स कैसे बनाएं, ये तो मैं समझाने में रह गया। वैसे चाहता थी इसे पूरा करा देता, लेकिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, पहला दिन है। अब देखो नोट्स कैसे बनाएं, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे नोट्स बनाते जाओ, बाकी मैं आपको पूरा मैटर दूंगा। यानी 2 तरीका है, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिख के इसे समझिए, नोट्स मैं पूरा भाषा विज्ञान का दे दूंगा, वही आप तैयार कर लेना, ठीक ना। अरे मैंने उदाहरण बताया था रितु, मैंने एक उदाहरण बताया था। मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से मैंने लिखा क्या है। एक तो लिखा है, तो देखो प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी, मैंने सही तो लिखा है। ऐसा नहीं है, ईसा के जन्म से उल्टे चलते हैं। जैसे ईसा के जन्म से हम पहले जा रहे हैं ना, तो ईसा पूर्व, ईसा से पहले, ईसा पूर्व, ईसा से पहले, ऐसे, ठीक है। क्या नहीं स्टार्ट हुआ, चल रही क्लास 9 बजे से। चलो मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है।